हे एवरीवन। आज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स की वीडियो नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग इन सारे टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे। इसमें में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल, टर्नरी और नलिस को कोलेसेंग। उसके बाद हम लोग इसमें कंडीशनल्स जावास्क्रिप्ट में कैसे इस्तेमाल होते हैं, और एंड में हम लोग एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो वो आपकी ब्राउजर के प्रॉम्प्ट के थ्रू आपका एज लेगा। उसके बाद उसको चेक करेगा कि वो एज एलिजिबल है वोट करने के लिए या एलिजिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले आप अपना वीएस कोड खोलिए। और वीएस कोड खोलने के बाद आप एक फोल्डर क्रिएट करिए। आप कुछ कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। मैं इसका नाम मॉड्यूल 2 रख देता हूँ नाम। और उसके बाद मैं इस पे सबसे पहले आप एक HTML की फाइल बनाइए। और उसके बाद उसमें आप एक HTML का कोड लिखिए बेसिक सा। अब मैंने ये एमिट कर दिया है कोड पूरा। इसको जब बिल्ड जब VS कोड में बिल्ड इन होता है, इसके एक्सप्लेनेशन मार्क इंटर दबाने से आपका ये खुद ही आ जाएगा। इसमें आप बॉडी के अंदर जाके आप स्क्रिप्ट टाइप डालेंगे। और इसमें सोर्स कोड जाके में जाइए, एट्रीब्यूट डालिए। उसमें आप जो भी अपना नाम रखेंगे जावास्क्रिप्ट फाइल का, अब मैं उसका नाम स्क्रिप्ट JSC रखना पसंद करता हूँ, तो मैं वही रख रहा हूँ। और फिर एंटर कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट चाहें तो आप इस स्क्रिप्ट टैग के बीच में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तब भी आपका जब वो रन करेगा। मैं यहाँ से चाहूँ तो हटा दूँ इसको। वो आपको रन करके एक बार दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कॉन्सोल लॉक करता हूँ यहाँ पे कोई चीज़ हेलो, तो और इसको मैं ओपन करता हूँ लाइव सर्वर की मदद से, तो आप देखेंगे तब भी यहाँ पे कौन जब हम इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाएंगे, तभी हेलो यहाँ पे ये रन हो रहा है। मतलब ये भी स्क्रिप्ट यहाँ से आप इधर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रेफर्ड वे नहीं है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तभी बताना जरूरी था कि आप सोचें कि इसके अंदर क्या डाल सकते हैं हम लोग। तो इसको मैं वापस से वैसे ही कर देता हूँ। script.js कनेक्ट हो गया है। हमें अपना script.js फाइल बना लेते हैं। अब वहाँ स्क्रिप्ट टैग रेडी है लिखने के लिए। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अ, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके ये बहुत बेसिक मैथ इस्तेमाल करने के लिए, जो मैथ इस्तेमाल करने के लिए ऑपरेटर होते हैं वही हैं जो आप मैथ में करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, फिर स्टार, डबल स्टार, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और सब्ट्रैक्शन। इसमें मैं आपको लिख दिखाता हूँ उसमें कौन कौन से प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्टार। डबल स्टार से आपका मतलब होता है पावर लेना। मैं स्टार को जैसे कंसोल लॉक करूं मैं 2 स्टार 3, इसका मतलब 2 की पावर 3। इसको मैं जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है यहाँ पे। और उसके बाद आपका एक एक ऑपरेटर है मॉड्यूलस। बस। और फिर आपके आते हैं इंक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस। इसमें हम लोग आपको मॉड्यूलस का मतलब है कि आपका रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है डिवीजन के बाद, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी। जैसे हम लोग जब अगर करें 5 मॉड्यूलस 2, उसकी वैल्यू 1 आती है। क्योंकि टू टू जब 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो मॉड्यूलस में 1 आ गया। आपको इंक्रीमेंट की, अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे 8 प्लस प्लस करूं, इस पे ऐसे नहीं में डालना चाहिए था। तो रीलोड करके दिखाता हूँ। हमने जब वो किया था कि हम लोग जब कंसोल में वैल्यू को ऐसे ही डाल दिया, बिना बिना कुछ मतलब किसी वेरिएबल में डाले, इसको मैं अगर ऐसे डालूँ तो एरर आ जाएगा
क्योंकि जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। अब तो मुझे आपको एक वेरिएबल में पहले मैं डालता हूँ, लेट करते हैं वेरिएबल ए में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 10, और 10 करने के बाद इसकी हम लोग वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँ मैं करता हूँ ए प्लस, इसको मैं इंक्री प्री इंक्रीमेंट करूंगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी दो तरीके के होते हैं, एक पोस्ट इंक्रीमेंट और दूसरा होता है प्री। पोस्ट इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, और दूसरा ऐसे ही प्री प्री इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब है बाद में, पहले वो काम करेगा उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। प्री का मतलब पहले वो इंक्रीमेंट होगी वैल्यू, उसके बाद वो काम होगा। इसमें मैंने कंसोल लॉग प्री इंक्रीमेंट ए किया, तो पहले ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ए जो है 10 से 11 होगा, उसके बाद प्रिंट होगी वैल्यू। मैं प्रिंट यहाँ इसको मैं रन करा तो यहाँ पे 11 आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से प्लस प्लस हटा के यहाँ पीछे लगा दूं, पोस्ट कर दूं, तो ये 10 ही रहेगा, क्योंकि हमने पहले वैल्यू प्रिंट करी उसके बाद प्लस प्लस किया। ऐसा नहीं वैल्यू अपडेट नहीं हुई, वैल्यू अपडेट हुई है। इसको तो इसको मैंने जब कंसोल लॉग फिर से किया तो ए की वैल्यू 11 आ गई। मतलब पहले वाले में हमने पहले उसको वैल्यू बढ़ाई फिर प्रिंट करी, तो शो नहीं करी, इसलिए उसको जब बाद में हमने फिर से चेक किया तो उसका देखा कि वैल्यू बढ़ चुकी है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। ऐसे ही हमारा डिक्रीमेंट भी होता है, माइनस माइनस। ये देखिए 10 जो था वो 9 बन गया। ये हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और उसके बाद हमारा दूसरा ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का में आते हैं आपका इक्वल टू। असाइनमेंट मतलब किसी वैल्यू को असाइन करना। जैसे वेरिएबल में हमने पहले इसमें लाइन 5 में एक को असाइन किया था वैल्यू 10, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। और फिर ऐसे ही असाइनमेंट में हमारे इक्वल टू तो असाइन करने के लिए था कोई वैल्यू को, ऐसे ही प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू। ये इसका मैंने आपको मतलब बता देता हूँ मैं, कि जैसे हमने पहले वेरिएबल को असाइन किया, जैसे ए तो इस्तेमाल कर लिया था हमने, एज करी 20। इसको हम लोगों ने ए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ये अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ पे सेमी कोलन लगा रहा हूँ। आप चाहें तो सेमी कोलन को हटा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है सेमी कोलन हर लाइन के एंड होने पे, लाइन कहूँ कि मैं एक एक्सप्रेशन के एंड होने पे तब इस्तेमाल करें तो अच्छा होता है। इसको एक अच्छी प्रैक्टिस में काउंट किया जाता है, इस्तेमाल कर सकते हैं सेमी कोलन। इसको आप हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जावास्क्रिप्ट में एटलीस्ट। और इसको हम लोग, अगर हम लोग चाहें, हम लोग को एज की जो वैल्यू थी उसको हम लोग को वो बढ़ाना था, 20 से बढ़ाना था, तो हम लोग ऐसे करते पहले, एज प्लस 10 से बढ़ा देते हैं, एज प्लस 10 ऐसे बढ़ाएं, तब भी आपको हम लोग को ये एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ रही है कि हम लोग एज को पहले यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं 10 से, फिर उसको वापस से रीअसाइन कर रहे हैं एज में ही। ऐसे करेंगे तो भी रन करेगा, 30 आ रहा है। अगर हम लोग 30 की बजाय हम लोग चाहते हैं कि इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखना है हमें, तो उसको पहले लिखेंगे ऐसे, प्लस इक्वल टू 10। अब इसको वैल्यूएट करें तब भी 30 आएगा। इसका मतलब है कि एज की वैल्यू में एज को ही, जो यहाँ पे आपने लिखा है लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को ही 10 से बढ़ाओ और फिर उसी में वापस से असाइन कर दो। इस एज इक्वल टू एज प्लस 10, ये दोनों एकदम सेम चीज हैं, लेकिन ये बस एक शॉर्ट फॉर्म है इसी चीज को लिखने की। इसका मतलब है इवेलुएट करो और फिर उसी में असाइन भी कर दो। तो जैसे हम लोग ने प्लस किया वैसे ही माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं, और भी जितनी भी चीजें थी यहाँ पे, मॉड्यूलस, प्लस 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 इंक्रीमेंट नहीं, और मॉड्यूलस का भी सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर तुम्हारा ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए।
अगर हम एक और आपको एग्जांपल में करके दिखाऊं कि हमने जो ए लिया था, ए की वैल्यू को, ए ए में हम लोग ने मॉडल हमें उसकी पावर 2 लेनी है। तो ए स्टार स्टार इक्वल टू 2, इसकी हम अगर वैल्यू निकालें, सो लॉग ए, तभी हमारे 81 आ गया। 9 था वैल्यू ए की, अब वो उसकी वैल्यू 81 आ रही है। अब हम लोग के पास तीसरा आता है कंडीशनल कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मेन इस्तेमाल है किन्हीं भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, कि दो वैल्यूज की कैसी हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, उसके आधार या इक्वल है, उसके आधार पे आपको वो देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा, अगर कैसी उनका कंपैरिजन का रिजल्ट कैसे आता है। इसमें आपका आता है इक्वल इक्वल टू। ये इक्वल टू हमारा दोनों कंपेयर करने के लिए कि दोनों चीजें इक्वल हैं कि नहीं, लेकिन ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में। इसमें आपका जो है वैल्यू कंपेयर होगी, टाइप नहीं कंपेयर होगा। इसको मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ अभी। कि जैसे हमने लेट लिया, हमने नेम को असाइन कर दिया, कुछ स्ट्रिंग असाइन कर दी 21। और हमने स्कोर असाइन कर दिया, उसको भी डाल दिया 21। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इक्वल टू वर्क कर रहा है कि नहीं। कौन सो पहले उसको भी हम लोग ने स्ट्रिंग ही ले लिया दोनों को अभी के लिए। इसको हम लोग कर देते हैं इसको कंसोल लॉग करो, नेम इक्वल टू स्कोर। इसमें वो चेक करेगा कि जो नेम एक सही वेरिएबल नेम नहीं है, नेम की जगह नेम नेम वन कर देते हैं इसे। फिर नेम वन कर दिया। अब यहाँ पे ये इस वैल्यू को चेक कंपेयर करेगा, नेम वन और स्कोर को कंपेयर करके बताएगा कि इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है। इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है क्योंकि हमने देखा यहाँ पे नेम नेम और स्कोर जो है दोनों एक सेम चीज़ है, मतलब सेम स्ट्रिंग है और साथ में उनका वैल्यू भी सेम है। लेकिन जो इक्वल टू में प्रॉब्लम है, डबल इक्वल टू में, कि हम लोग जब यहाँ पे 21 करके, ये 21 एक स्ट्रिंग है, ये तो सॉरी, ये वाला 21 एक इंटीजर है और ये वाला 21 एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब देखा जाए तो इसकी वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या कभी स्ट्रिंग इंटीजर के इक्वल हो सकती है? तो नहीं हो सकती, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम लोग डबल इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू ट्रू ही आ जाती है। ये ये गलत है, ये सही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी जगह हम लोग स्ट्रिक्ट इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू। इसमें आपका जो वैल्यू है, वैल्यू के साथ साथ आपका जो डेटा टाइप है, दोनों की वैल्यू चीजें चेक होंगी, कि नेम और स्कोर जो है उनकी वैल्यू साथ में उनका डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग है और ये वैल्यू ये इंटीजर है, इसको देख के ही ये फॉल्स बता देगा। इसको मैं सेव नहीं किया, ये फॉल्स आ गया। तो आपने देखा ये ट्रिपल इक्वल टू, हम लोग हमेशा ट्रिपल इक्वल टू ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जावास्क्रिप्ट में। बाकी लैंग्वेजेस में डबल इक्वल टू ही होता है, ट्रिपल इक्वल टू कम ही लैंग्वेज में है, आप इसको ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही आपका होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सिर्फ देन, सिर्फ ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू। और इसको ये भी नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसकी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिक्ट नॉट नॉट इक्वल टू। तो आप लोग इसको, इस वाले को नॉट इक्वल टू, सिंपल सिंगल नॉट इक्वल टू, और ये डबल इक्वल टू, इन दोनों को आप भूल सकते हैं। आप इसको और इसको ही याद रखें। आपको मैं ये एक और इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि कॉन्सोल लॉग करूँ, कॉन्सोल लॉग 10 ग्रेटर देन 5। ये चेक करेगा कि 10 और 5 की वैल्यू में कैसी आती है। तो ये ट्रू है कि 10 5 से बड़ा है कि नहीं। मैं अगर इसको सर्च कर दूं लेस देन इक्वल टू, क्या 10 लेस है या इक्वल है 5 के, तो इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी। ठीक है। और नॉट इक्वल टू करना है, नॉट इक्वल टू कि 10 और 5 की वैल्यू इक्वल नहीं है एक दूसरे के, इसकी वैल्यू ट्रू है कि सच, इस ये सच है कि फॉल्स है, ये तो ट्रू है तो नहीं इक्वल है।
ट्रू आ रहा है। ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर भी हो गए। चौथा है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर अगर आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी है कि दो वैल्यू को चेक करता है या एक सिंगल वैल्यू को चेक करके बताता है कि इसकी वैल्यू ट्रू ट्रू है या फॉल्स है। मैं आपको, अगर आपने ट्रुथ टेबल पढ़ी है तो आपको पता होगा इसके बारे में। जैसे इसमें होता है लॉजिकल एंड, और इसको हम लोग कहते हैं, ये लॉजिकल एंड है। ये ये हमारा और है। और दूसरा हमारा होता है नॉट। नॉट, ये लॉजिकल नॉट है, जिसमें हम लोग दो वैल्यूज को एंड और में हम लोग दो वैल्यूज को चेक करते हैं, और उसका उसके उसके आधार पर हम लोग ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। एंड हमारी दो वैल्यूज को तब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों की दोनों वैल्यूज ट्रू हो। दो कंडीशंस दी हुई हैं। हम लोग कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको इसमें, कि अगर हम लोग के पास दो ऑपरेशन दिए थे कि 10 greater than 6 है, एंड इसको मैं एक सेपरेशन कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा वरना आपको समझने के लिए। इसमें यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। 10 greater than 6 इसकी वैल्यू, और 200 greater than 11 इसकी, इन दोनों की वैल्यू कम चेक करो। और अगर ये इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है उसके हिसाब से इनको एंड कर दो, इनका कम चेक करो क्या आता है। 10 greater than 6 आएगा ट्रू, 200 greater than 11 आएगा ट्रू। दोनों ट्रू आ रही है, तब ये एंड जो है उसको, इस पूरे को ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे एक वैल्यू भी फॉल्स हो गई तो यहाँ फॉल्स रिटर्न आ जाएगा। एंड हमारा ट्रू तब रिटर्न करता है जब हमारी दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू आ रही हैं। अगर एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो, अगर एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स हो गई, अगर हमारा हमने पहला वाला जो स्टेटमेंट डाला कि 10 और 6 इक्वल हैं, तो देखेगा कि ये तो इक्वल है ही नहीं, तो बाकी चीज़ों को चेक करेगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं। तो ये आप देख लीजिए इसमें, अगर हम लोग इसकी वैल्यू भी फॉल्स आ जाएगी। ये तब मैटर करता है अगर आपने यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन डाल दिया, कोई चीज़ आपने इवेलुएट कर दी एंड के बाद में, और पहली चीज़ ही फॉल्स हो गई, तो ये वाली जो चीज़ है एंड के जो बाद में लिखी वो कभी इवेलुएट ही नहीं होगी। तो आप ऐसा कभी नहीं करते हैं कि एंड के अंदर आपने कुछ लिखा है और उसको बाहर ही लिखा जाता है। अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इसका एक कोई एग्जांपल। और अगर और में देखा जाए, इसको मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने 10, इसको भी 10 कर दिया, ये यहाँ से हटा के इसको और कर दिया। ये देखिएगा 10 इक्वल टू 10 है, ये तो ट्रू है। 200 < 11 ये तो गलत है, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू ट्रू आती है। अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमारा वैल्यू ट्रू और ट्रू रिटर्न करता है। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हो गई, अगर मैं इसको कर दूं, नॉट इक्वल टू कर दूं, इसका भी फॉल्स आएगा, इसका भी फॉल्स आएगा, तभी ये फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ठीक। और नॉट इक्वल टू है, और हमारे निगेट करने के लिए, कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को निगेट कर देगा। अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आ रही थी, हमने इसको ट्रू ही दे दिया यहाँ पे डायरेक्टली, तो इसको यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमें निगेट करना है कोई एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग आगे नॉट लगा दें, तो उसकी वैल्यू को, ट्रू जो हमने दिया तो उसको निगेट करके देगा, अभी फॉल्स दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखा 10 < 100 < 5, ये तो गलत है बात, 100 < 5 से कम है नहीं, लेकिन हम लोग निगेशन कर रहे हैं इसका, उसकी वैल्यू ट्रू आ गई। फॉल्स आया है उसको ट्रू प्रिंट कर रहा है इसकी मदद से। उसके बाद हमारे दो और ऑपरेटर बचते हैं, टर्नरी और नलिस कोलेसेंग। इसको मैं अभी बताऊंगा, पहले आपको मैं कंडीशनल्स के बारे में बताना चाहूंगा कि कंडीशनल्स क्या होता है। कंडीशनल
कंडीशनल से हमारा मतलब होता है इफ, एल्स इफ, एल्स। कंडीशनल से हम लोग पहले वैल्यू को चेक करते हैं और वैल्यू अगर ट्रू होती है उस हिसाब से हम लोग ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम लोग, जैसे मैंने कोई वैल्यू ली, लेट, मैं वैसे आपको ये जो हमारा था सिंपल ये रिलेटिविटी चेक, मैंने आपको यही एक करके प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट बना के बताता हूँ। क्योंकि हम लोग ने पहले एक यूजर की एज ले ली, 21 ले ली। हम लोग एक काम करते 20, हम लोग इसको इस बार यूजर से प्रॉम्प्ट करा लेते हैं विंडो पे। इसको विंडो पे प्रॉम्प्ट करा देते हैं हम लोग। एक काम लेट एज इज इक्वल टू विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट आपको याद हो, मैंने एज इस्तेमाल कर लिया इसलिए एरर आ रहा है इस पे। मैं यूजर एज कर देता हूँ इसको। विंडो डॉट प्रॉम्प्ट आपको याद हो तो हम लोग ने कल भी इस्तेमाल किया था। इसमें हम लोग यूज ब्राउजर पे प्रॉम्प्ट ले सकते हैं यूजर से। ये विंडो डॉट प्रॉम्प्ट जो है हमें जो भी वैल्यू देगा उसको एक स्ट्रिंग टाइप में ही देगा, रिटर्न करेगा। हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा चेक करने के लिए। आप इसमें डालते हो हाउ ओल्ड आर यू। हम लोग इसमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग। यूजर, मैं आपको बता नंबर आपका फंक्शन मेथड है। इसके अंदर हम लोग जब इसको डालें वेरिएबल को यूजर एज, तब ये इसको इंटीजर, जो हमें ये स्ट्रिंग मिला था इसका टाइप अभी स्ट्रिंग है, इसको एक इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको बताता हूँ इसको क्यों हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे हम लोग अभी हम लोग इफ स्टेटमेंट, ये इफ है हमारा, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इफ स्टेटमेंट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इफ यहाँ पे आपके ये गोल वाले ब्रैकेट्स में आपकी जो कंडीशन है वो आती है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो आपका एग्जीक्यूट होना है ब्लॉक वो आता है। इसमें पहले इफ यूजर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो हम लोग को कंसोल पे प्रिंट करनी है वैल्यू, कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर हम लोग ये हमारा कंडीशन चेक इस यहाँ पे चेक कर रहा है यूजर एज ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं, और फिर उस पर रिटर्न करेगा कंसोल लॉग को। इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट में तब जाएगा जब ये वाली जो कंडीशन हम लोगों ने कोल ब्रैकेट के अंदर दी थी तब जब ट्रू होगी तभी। हम लोगों ने इसको नंबर में कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं इन लोग के बीच में कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं। अगर ये हम लोग स्ट्रिंग ले लेते तो स्ट्रिंग तो कंपेयर हो नहीं पाती, तो ये इनवैलिड आ जाता और यहाँ एरर आ जाता। इसलिए हम लोग को यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ा। आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप किसी बात के बाद में किसी चीज वेरिएबल को कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनका डाटा टाइप सेम हो। एल्स कंडीशन है अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और उसके बाद में भी बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, उन ब्लॉक्स को एल्स इफ बोलते हैं। अगर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब इस एल्स के अंदर जाना होता है हमें। हमें कंसोल लॉग करता हूं मैं, कंसोल लॉग नॉट एलिजिबल। ये चेक करेगा यूजर की एज क्या है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तब एलिजिबल फॉर वोटिंग आएगा, एल्स नॉट एलिजिबल आ जाएगा। जैसे मैंने खोला, यहाँ पे आ गया हाउ ओल्ड आर यू, मैंने लिख दिया मैं 95 का। इसमें आ गया एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मैं पेज रिलोड करूं फिर मैंने लिखा मैं सिर्फ 1 साल का हूँ, तो नॉट एलिजिबल। आप देख सकते हैं कि जो भी वैल्यू आई उसको 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 हम लोग ने चेक किया इफ स्टेटमेंट के थ्रू। और उसके बाद हम लोग इसमें और ब्लॉक के अंदर चले गए। इस ब्लॉक के अंदर जब हम लोग का कंडीशन अगर फॉल्स हुई थी पहली वाले टर्म में तो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर नहीं गए थे। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि इफ ब्रैकेट कंडीशन और फिर एक ब्लॉक। हम लोग एक चाहें तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एलसेफ का भी ट्राई करते दिखाता हूँ मैं इसी में आपको।
कि मैंने कहा कि अगर मैं इंसान जो है वो 18 साल का है, जिसकी एज स्ट्रिक्टली 18 है, तो वो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल है, कि वो सीधे हमारा प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम कर सकते हैं। हम लोग ने किया यूजर एज इक्वल टू 18 console log, और उस पे हम लोग ने डाल दिया यू नो यू कैन बी द प्रेसिडेंट। ठीक है। इसमें हम लोग ने इफ एल्स इफ इफ के बाद हम लोग एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, एल फिर से वापस से इफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इफ का क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर इफ कंडीशन एक बार चेक हो गई है और ये ट्रू हो गई, तो वो दूसरी वाली इफ एल्स इफ में नहीं जाएगी, नीचे वाले किसी ब्लॉक में नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप नीचे भी इफ का इस्तेमाल, नीचे भी इफ लिखते हैं, तो वो सारी की सारी कंडीशन इफ स्टेटमेंट्स में जाती है। इसलिए हम लोग इफ फिर एल्स इफ ही आता है, अगर सेम चीज है। अगर वो जो सब रिलेटेड है तब। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने डाल दिया यूजर की 18 है, उसको मैंने यूजर की एज यहाँ पे आ गया, ये मैं 18 डाला। यहाँ पे यू नो यू कैन प्रेसिडेंट, तो आपका जो एलसेफ वाला ब्लॉक है ये भी करेक्टली रन कर रहा है। ऐसे ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। अब इसके साथ हमारा कंडीशनल और ये हमारा जो प्रोजेक्ट था एलिजिबिलिटी चेक, ये भी हो चुका है। ठीक है। मैं आपको एक और तरीके से करके बताऊंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज एलिजिबिलिटी। फिर इसका एक स्ट्रक्चर भी मैं नोट कर देता हूँ कि इफ कंडीशन और फिर ब्लॉक। इसी के जैसा ही हमारा होता है टर्नरी। मैं स्पेलिंग देखना चाहूँ, देखूँ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर भी हम हमारा इफ एल्स ही होता है वो एक शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है इफ एल्स का। इसमें इसमें हम लोग एक सिंगल लाइन में ही यही काम जो हमने इतनी ज्यादा उसमें किया है, उसको हम लोग एक सिंगल लाइन में करेंगे और एग्जीक्यूट उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे हम लोग ने इसमें यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट एलिजिबल। उसके बाद हम लोग ने किया कि एज जो हमने ली थी, यूजर एज, इसमें हम लोग अपने हिसाब से कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट ये चलिए इसी वैल्यू जो यूजर यहाँ पे एज दिया था उसी पे हम लोग काम कर लेंगे। ये कि हम लोग यहाँ पे लेट एलिजिबल हम लोग ने रिटर्न किया एज जो है उसको चेक करो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। इसमें हम लोग पहले पहले हम लोग कंडीशन लिखते हैं और फिर कंडीशन को वो चेक फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। इसका मतलब ये टर्नरी ऑपरेटर का ही सिंबल है। इसमें अगर आप ट्रू कर दो, ट्रू का मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एलिजिबल लिख देता हूँ एलिजिबल और एलिजिबल फॉर एलिजिबल एलिजिबल वोटिंग, यहाँ पे कर दिया, यहाँ लिखते हैं नॉट एलिजिबल। अब ये कैसे काम करेगा? हम लोगों को ये जो ऑपरेटर लिया था एलिजिबल, इसमें हम लोग पहले ये जो एज ली थी, ये जो ऊपर वाली एज है,
एज यहाँ पे 20 थी, इसी पे कहाँ चेक करता है। ये 20 को चेक करेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है कि नहीं। उस पर अगर ये वैल्यू जो ट्रू आ रही है तो जो पहला वाला स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर ये वैल्यू फॉल्स आती है तो ये जो दूसरा वाला होता है कोल, जो हम लोग ने कोलन लगाया है उसके बाद का दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। को दिखाऊं तो यहाँ पे जब करेंगे, इसकी वैल्यू तो पुराना वाला है, ये एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसको सॉरी मैंने कंसोल लॉग नहीं किया, इसकी वैल्यू आई नहीं। कंसोल लॉग, ये दूसरा वाला भी आ गया एलिजिबल वोटिंग। इसको मैं वो एक काम करने दूसरा लेता हूँ मैं, लेट मैक्स। हम लोग कुछ ऐसे, ये काफी बार आप कहेंगे कि दो आपको वैल्यू दी हुई थी, हम लोग ने एक इंटीजर ले लिया A1 200, और हम लोग ने दूसरा इंटीजर ले लिया B1 500। और अब हम लोग चाहते हैं हम A1, हम चेक करो A1 ग्रेटर देन इक्वल टू B1 है कि नहीं। इसको चेक करो। ये अगर ट्रू आएगा तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, मैक्स की वैल्यू A1 रिटर्न होगी। और अगर अगर ये फॉल्स आ गई कि A1 जो है वो छोटा आ रहा है उससे, इसको मैं ले तो हटा देता प्रिंट कराने के लिए। अगर A1 छोटा आ रहा है B1 से, अगर ये फॉल्स आ रही है यहाँ वाली वैल्यू, तो इस सेकंड वाली वैल्यू B1 पे चला जाएगा, तो मैक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी B1 को। तो B1 पे जब हम प्रिंट करेंगे तो मतलब मैक्स को जब प्रिंट करें तो B1 की वैल्यू 500 शो होगी, 500 शो हो रही है। क्योंकि जब A1 ग्रेटर देन 51 को A1 ग्रेटर देन इक्वल टू B1 एग्जीक्यूट हुआ, तो इसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न हुई नहीं। तो फॉल्स रिटर्न होने से हमारा B1 वाली वैल्यू वो को असाइन हो जाएगी। ट्रू होता है तो पहली वाली वैल्यू, और फॉल्स होता है तो दूसरी वाली वैल्यू, वो आपके इंटीजर जो यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया था उसको असाइन होती है। आपको बस इसका एक छोटा सा ये है शॉर्ट फॉर्म, ये इफ, अगर आपका इफ एल्स है, बड़ा सा इफ एल्स है, तो आप उसकी जगह यही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है कोड लिखने का। और आखिरी हमारा ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो गया है। इसके साथ हमारा आखिरी हम लोग अपने उस पॉइंट मूव करते हैं, इसका नाम है नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर। नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर जो है वो हमारी वैल्यू को, नलिश कोलेसिंग ऑपरेटर ये आपकी आपकी वैल्यू तब रिटर्न करता है जब अगर वैल्यू जो हमने प्रोवाइड करी हुई है वो नल वैल्यू है या फिर अनडिफाइंड वैल्यू है। मतलब अनडिफाइंड वैल्यू नहीं, अगर हम लोग ने, मैंने आपको पहले बताया था कि एक फॉल्स थी और नली ट्रू थी वैल्यू होती हैं, हम लोग उसमें जीरो को जीरो को फॉल्स ही ट्रीट करते हैं, जीरो एम्प्टी स्ट्रिंग को। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जीरो को और एम्प्टी स्ट्रिंग की हम लोग वो ले लेंगे कि ये एक नल वैल्यू या अनडिफाइंड वैल्यू। इसमें केवल अगर स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि चीज हमारा जो वैल्यू है वो नल है या अनडिफाइंड है, तो एक दूसरी वैल्यू डिस्प्ले हो। मैं आपको एक इसका छोटा सा कोड दिखाता हूँ। अगर हम लोगों ने जैसे लिखा लेट यूजर नेम वन इज इक्वल टू नल है, यूजर नेम वन अभी नल है, और हमने लेट करा और मतलब एक और वैल्यू असाइन कर दी कि डिफॉल्ट नेम गेस्ट है। तो कॉल लेते फाइनल नेम, फाइनल नेम में लिखा यूजर नेम वन क्वेश्चन मार्क डिफॉल्ट नेम। नल कोलेसिंग ऑपरेटर का सिंबल, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को ये इस्तेमाल करते हैं डबल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करेगा ये, इस वाले लाइन में ये देखेगा कि जो यूजर नेम हमारा था, अगर इसकी वैल्यू नल है,
अगर ये नल वैल्यू आ रही है तो ये डिफॉल्ट नेम पे मूव कर जाएगा। किसी ने वैल्यू नल प्रोवाइड को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी, ये कुछ अनडिफाइंड और डाल रखा है कुछ, हम लोग इसको अगर ऐसे छोड़, मैं आपको पहले नल पे दिखाता हूँ। अगर ऐसे नल दिया हुआ है, यहाँ कंसोल लॉग फाइनल नेम, इसको कर दिया, ये यहाँ पे गेस्ट आ रहा है। देश ने देखा, ये फाइनल नेम पे जाके चेक कर रहा है कि अगर ये वैल्यू नल है तो नल, अगर ये नल आ रही है वैल्यू, ये अनडिफाइंड, उसको चेक किया, अगर नल आएगी तो ये डिफॉल्ट नेम पे मूव कर जाएगा। अगर ये वैल्यू नल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया ऐसे कुछ भी रैंडम लेटर्स डाल दिया, ये इसको सेव नहीं हुआ सही से, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने दी थी उसको वही डिस्प्ले होगी, और ये सेकंड वाला जो टर्म दिया था उस पर मूव नहीं करेगा। अगर हम लोग इसको अनडिफाइंड छोड़ देते हैं, हमने कोई असाइन नहीं करी है, यहाँ पे वापस से इसको यूजर नेम का देता हूँ, मैं सेव कर दिया, तो यहाँ गेस्ट हो गया। अगर अनडिफाइंड है, ये जो ये राइट वाली वैल्यू है तब मूव करेगा, जब हम राइट वाली वैल्यू पे तब मूव करेगा जब हमारे लेफ्ट में, एट लेफ्ट, लिख देता हूँ इंग्लिश में, मूव टू राइट वैल्यू when we provide when we provide either null or an undefined input। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ और लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे जीरो भी ले लें, तो जीरो भी एक वैलिड वैल्यू है, तब भी ये जीरो यहाँ पे, इस पे यहाँ पे नहीं जाएगा, हम राइट साइड पे नहीं जाएगा। ये हमारा हो गया नल कोलेसिंग ऑपरेटर। इसी के साथ ही हमारी आज हम वीक मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट होती है। हम लोग ने ये सब चीज़ें कंपेयर करी हैं, ये सब चीज़ें कंपेयर करी हैं, ऑपरेटर्स, कंडीशनल, और एक प्रोजेक्ट भी बनाया है सिंपल एज एलिजिबिलिटी चेक कर। सो थैंक यू, आप भी प्रैक्टिस करिए और आगे थैंक्स।